स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों का टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से बाकी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड अलॉन्ग विद द टर्म्स ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड पॉलिसी। ये तो अपन को पता ही है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके अंदर इंश्योरर एंड इंश्योर्ड ने सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके रखे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं। आफ्टर द प्रपोजल ऑफ फॉर्म इज फील्ड बाय इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर एक्सेप्ट द फॉर्म एंड प्रीमियम, पॉलिसी इज इशूड टू इंश्योरर। एक बार जो प्रपोजल है वो इंश्योर्ड और इंश्योरर, मतलब जिसने इंश्योरेंस करवाया है और जिसने इंश्योरेंस दिया है, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है और इंश्योर्ड ने प्रीमियम देने की प्रॉमिस कर दी है, तो उसके बाद उसको पॉलिसी इशू कर दी जाती है, पॉलिसी उसको दे दी जाती है। पीपल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर दे वुड लाइक अ पॉलिसी टू फुलफिल ऑल देयर नीड्स। हर बंदे की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी को ऐसा चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को पैसा मिल जाए, किसी को ऐसा चाहिए कि भाई मैं 60 साल का हो जाऊँ तो मुझे इतना पैसा मिल जाए, किसी को ऐसा चाहिए कि भाई मेरे चिल्ड्रन लोगों की जब इतनी एज हो जाए तब मेरे को इतना पैसा चाहिए। तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। सबसे पहले दिया गया है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, रीड करते हैं। इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट पेबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस की अमाउंट कब पे की जाएगी? जब आप जिसका इंश्योरेंस करवाया गया है, ये इंश्योरेंस वाला बंदे की जब डेथ हो जाएगी, ये तब उसके जो फैमिली का लीगल हायर है, मतलब जिसका नाम उसने डॉक्यूमेंट में लिखवाया है, उसको वो पैसा मिल जाएगा उसकी डेथ के बाद। द प्रीमियम विल बी पेबल फॉर फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 20 से 30 साल के लिए। अगर इफ द प्रीमियम इज पेबल फॉर अ फिक्स पीरियड द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। ऐसा बोल रहे हैं, अगर प्रीमियम फिक्स पीरियड के लिए पे किया गया है तो पॉलिसी कब तक कंटिन्यू होगी? जब तक उसकी डेथ हो जाए। डेथ होने के बाद पॉलिसी खत्म हो जाएगी और सामने वाले को पैसा मिल जाएगा। सेकेंड दिया हुआ है एंडोवमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोवमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या बोला गया है? द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफाइड सम व्हेन द इंश्योर्ड अटेन अ पर्टिकुलर एज or on his death, whichever is earlier. The sum is payable to his legal hire or nominee named therein in case of death of the assured. Otherwise, the sum will be paid to the assured after a fixed period. यहाँ पे क्या बोले? एंडोवमेंट लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले बंदे को वो एक पर्टिकुलर एज का हो जाए, जैसे 60 साल का, तब उसको पैसा दे देगी। तुम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर उसकी 60 साल से पहले डेथ हो जाए, तो अगर उसकी डेथ 60 साल से पहले हो जाएगी तो उसको पहले उसकी फैमिली वालों को पहले ही पैसा दे दिया जाएगा। उसको पैसा दिया जाएगा जिसका नाम एज अ नॉमिनी उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है। इसमें क्या होगा, मतलब या फिर उसकी डेथ हो या फिर वो 60 ईयर्स का हो, विच एवर इज अर्ली, जो चीज़ पहले होगी उस टाइम पे उसको पैसा मिल जाएगा। अब आते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन बाय 2 और मोर पर्सन। द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली बाय और ईदर बाय देम इन द इंस्टॉलमेंट और लम सम। द अश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ वन पर्सन टू द अदर सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। यूजुअली दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली और बाय 2 पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म वेयर द अमाउंट इज पेबल टू द सर्वाइवर ऑन द डेथ ऑफ द ईदर ऑफ द टू। यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, ये तुम्हारे 2 पार्टनर्स हैं। ये दोनों पार्टनर मिलके एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और उनसे इंश्योरेंस लेते हैं। इसको ये लोग बोलते हैं भाई हमको एक इंश्योरेंस लेना है, अगर इसकी डेथ हो गई तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, अगर मेरी डेथ हो गई तो इसको पैसा मिलना चाहिए। ऐसा क्यों ये लोग करते? होता क्या, अगर पार्टनरशिप फर्म में दोनों बंदे में से किसी एक पर्सन की डेथ होती है तो नुकसान होता है, ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो इस वजह से ये पॉलिसी ली जाती है। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का भी एग्जांपल है। हस्बैंड और वाइफ भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं कि भाई अगर हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो वाइफ को पैसा मिलेगा, वाइफ की डेथ हो जाएगी तो हस्बैंड को पैसा मिलेगा। तो ये पॉलिसी इसीलिए बनाई जाती है ताकि आगे जाके अगर दोनों जो डिपेंडेंट पर्सन है उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो आगे जाके सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम्स ना आए। आते हैं एन्यूटी पॉलिसी। एन्यूटी पॉलिसी में क्या आता है, यहाँ पे आप लोगों को जैसे पूरी पॉलिसी का पैसा प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसके बाद एक पीरियड आने के बाद, एक टाइम खत्म होने के बाद कि 20 साल खत्म होने के बाद आपको टुकड़ों में हर महीने या हर क्वार्टर में आपको पैसा मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है, एक रेगुलर इनकम आपको मिलती रहती है रेगुलर बेसिस पे। अब लास्ट पॉइंट क्या बताया गया है, लास्ट है चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी। यहाँ पे चिल्ड्रंस के जो एजुकेशन एक्सपेंसेस और मैरिज के लिए पैसा लिया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है। जब अपना जो बच्चा है वो एक पर्टिकुलर एज पे पहुँच जाता है तब उसका जो पैसा है उसको वो मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी। अब अपन लोग आते हैं फायर इंश्योरेंस पे। फायर इंश्योरेंस में क्या बोला गया है, फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योरर को
बोलता है प्लीज़ मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर फायर की वजह से कुछ लॉस होता है तो आप मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड करो। ये इसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसके सामने इसको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम देना पड़ता है। ये प्रीमियम देता है और प्रीमियम के बाद इसको एक पॉलिसी इशू की जाती है और अगर आपको लॉस होता है तो आपके और वो लॉस अगर फायर से होता है तो आप लोगों को आपका पैसा मिल जाता है। अ क्लेम ऑफ लॉस फॉर द फायर मस्ट सेटिस्फाई द टू फॉलोइंग कंडीशन। देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस एंड फायर मस्ट बी एक्सीडेंशियल। फायर से जो आपको लॉस हुआ उसका पैसा आपको सिर्फ तभी मिलेगा अगर वो एक्चुअल में आपको कुछ लॉस हुआ है, नोशनल लॉस नहीं, एक्चुअल लॉस कुछ हुआ है। दूसरा, आप जो फायर लगी थी वो अपने आप लगनी चाहिए, वो किसी ने जानबूझ के नहीं लगाई होनी चाहिए। The risk covered by fire insurance contract is loss resulting from fire or some other causes and which is proximate cause of the loss। ऐसा बोल रहे हैं कि रिस्क सिर्फ फायर से होने वाले लॉस को ही बचाएगा, दूसरी चीज़ों से हुआ तो नहीं बचाएगा। If overheating without ignition causes damage, it will not be regarded as fire loss with the meaning of fire insurance and loss will not be recoverable from the insurer। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का हीटिंग के वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट का ओवर हीटिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रोडक्ट खराब। जैसे कि पिज़्ज़ा है, डोमिनोज़ वालों ने 100 पिज़्ज़ा बनाए, 100 पिज़्ज़ा ओवर हीट हो गए तो वो लोग ये नहीं बोलेंगे मेरे पिज़्ज़ा को फायर लगे। नहीं, ओवर हीटिंग कभी भी फायर के अंदर नहीं आती है तो उससे होने वाले लॉसेस को फायर इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। अब फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। वो कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये डिफरेंसेस अपन मरीन हो जाएगा ना उसके बाद समझेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, क्या प्रिंसिपल से समझते हैं? फर्स्ट, इन फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। भाई फायर इंश्योरेंस में आप जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों का उस प्रॉपर्टी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा और आपको उसके खिलाफ कोई भी इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, आपको कोई भी उसके खिलाफ जो रिस्क कवरेज नहीं दिया जाएगा। अ पर्सन हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ही ओन्स। अ बिजनेसमैन हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। An agent has an insurance in the property of his principal. A partner has an insurable interest in the property of partnership firm, and the mortgage has insurance in the property which is mortgage। क्या बोल रहे हैं कि ये सारे बंदे का एग्जांपल दिया है कि भाई ये जो एक बिजनेसमैन है उसका अपने स्टॉक में इंटरेस्ट होगा, प्लांट एंड मशीनरी में इंटरेस्ट होगा, उसको अपने बिल्डिंग में इंटरेस्ट होगा, एक प्रिंसिपल को अपने एजेंट में इंटरेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ों को अपन इंश्योरेबल इंटरेस्ट में कंसिडर करेंगे। Similar to life insurance contract, the contract of fire is of utmost good faith। भाई utmost good faith, आपको यहाँ पे दोनों को सही और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। आप लोगों को हर वो इन्फॉर्मेशन जो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है वो एक दूसरे को प्रोवाइड करनी है बिना कोई झूठ बोले। अगर आगे जाके कोई झूठ पकड़ा जाता है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा और आपको कोई भी लॉस कवर नहीं मिलेगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। ऐसा बोल रहे हैं फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। यहाँ पे इंश्योरेंस तभी दिया जाता है जब आप लोगों को लॉस हो रहा है और आप लोगों को उतना ही इंश्योरेंस दिया जाता है, उतना ही पैसा दिया जाता है जितना लॉस हुआ। आप लोगों को उससे ज़्यादा लॉस से ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता। इंडेमनिटी मतलब जितना लॉस हुआ उतना ही कवर मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा कवर नहीं मिलना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ो, इफ़ अ पर्सन हैज़ इंश्योरेंस फॉर हाउस ऑफ 4 लाख, the insurer is not necessarily liable to pay the amount although house may have totally destroyed by the fire, but he will pay actual loss after deducting depreciation within a maximum limit of 4 lakh। The purpose being the person should not be allowed to gain by insurance। ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे एक बंदे ने 4 लाख का इंश्योरेंस लिया, उसकी प्रॉपर्टी पूरी डैमेज हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कितना पैसा देगा? ये जो हाउस की जो वैल्यू थी उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसको उतना ही पैसा देगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मेन पर्पस ये है कि सामने वाला बंदे को इंश्योरेंस से कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ उससे लॉस कवर होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंश्योरर इज लायबल टू कंपेंसेट ओनली व्हेन फायर इज प्रॉक्सिमेट क्लोज। ऐसा बोल रहे हैं इंश्योरर सिर्फ और सिर्फ तभी सामने वाले को कंपेंसेट करेगा जब आप लोगों का जो रीज़न फॉर फायर है, रीज़न फॉर लॉस है वो फायर है। अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी किसी और रीज़न से डैमेज हुई है तो इंश्योरर लायबल नहीं है कंपेंसेट करने को और वो बोल सकता है कि मैं ये इंश्योरेंस कवर नहीं करूँगा। तो ये तक यहाँ पे तुम्हारा पार्ट खत्म हुआ। अब तुम लोगों का मरीन बाकी है। पोस्टल सर्विसेज तुम्हारे पोर्शन में से हट चुका है इस साल के लिए। मरीन, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउस 4 टॉपिक बाकी है। मोस्टली ये संडे तक ये पूरा पार्ट कवर हो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।